नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम रीट से संबंधित जितने भी जो शिक्षा मनोविज्ञान, एसएसटी, हिंदी, इनकी शिक्षण विधियां और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पे इस समय चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, संस्कृत में जो नए टॉपिक डाले हैं, एक तो समय लेखन, एक अलंकार, छंद। छंद से संबंधित हमने 2 वीडियो इस पे पहले ही बना रखे हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। समय लेखन और अलंकार और छंद, इस पे महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम 1-2 दिन के अंदर अंदर ही वीडियो लेकर के मैं आ रहा हूँ। आप ज़रूर से उन वीडियो का अवलोकन करें। इससे पहले आप छंद वाला वीडियो देखें ताकि आप देख सकते हैं कि आपको कैसा आपको मतलब कितना समझ में आया। आप कैसे छंद जो पद्य है उस पद्य को देखते ही आप ये कह सकते हैं कि इसमें कौन सा छंद है। इसने सरल तरीके से उस वीडियो में समझा रखा है। तो शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम 20 सवालों पे चर्चा करेंगे जो हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित हैं। ये लेवल 1 और लेवल 2 ये दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसीलिए आपने यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर से शेयर करें। आपको सब कुछ यहाँ मिलने वाला है। दोस्तों, आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे जो है बने रहें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। जी दोस्तों, पहला प्रश्न है, बालक को शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। और अभी जो वर्तमान में मोदी सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है उसमें भी ये चीज़ जो है अनिवार्य कर दी है कि बालक को जो शिक्षण दिया जाता है वो किस भाषा में सबसे पहले देना चाहिए। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, प्रादेशिक भाषा या कोई अन्य द्वितीय भाषा। तो हम सब जानते हैं कि बालक को सबसे पहले जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली प्रविधि है व्याख्या विधि, प्रत्यक्ष विधि, स्पष्टीकरण विधि या इनमें से कोई नहीं। तो गद्य शिक्षण की जो प्रभावशाली शिक्षण विधि है वो है स्पष्टीकरण विधि। तीसरा प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। व्याकरण शिक्षण का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ज्ञान, मनोरंजन, कौशल, ज्ञानोपयोग। तो दोस्तों देखो, मनोरंजन एक उद्देश्य हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तीनों उद्देश्यों से ये बिल्कुल भिन्न है। ज्ञान है, कौशल है और ज्ञानोपयोग है, लेकिन इन तीनों को देखते हुए मनोरंजन का यहाँ पर कोई स्थान नहीं होता। चौथा प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है। व्याकरण शिक्षण की क्या प्रवृत्ति है? साहित्यिक, व्यवहारिक या साहित्यिक या व्यवहारिक दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण शिक्षण की जो प्रवृत्ति है वो व्यवहारिक और साहित्यिक दोनों होती है। अगला जो प्रश्न है पांचवा, भाषा का मुख्य कौशल है। भाषा के कितने कौशल होते हैं? 4। इसको आप शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हैं, LSRW। एल यानी लिसनिंग, लिसनिंग यानी सुनना, S यानी स्पीकिंग यानी बोलना, R यानी रीडिंग यानी कि पढ़ना और W यानी राइटिंग यानी लिखना। तो ये उपयुक्त सभी होते हैं। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है? आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि या उपयुक्त सभी। तो हम सब ये जानते हैं दोस्तों कि आगमन और निगमन ये जो है व्याकरण शिक्षण की विधियां होती हैं। तो मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी हुई? अनुकरण विधि। अगला जो सवाल है वो याद रखने योग्य है और ये सीटेट में भी कई बार पूछा जा चुका है। आरटेट 2012 में या 15 की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। शिक्षण अधिगम
प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? ब्लूम, डेविस, स्मिथ या रॉबर्ट गेसलर? तो शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के जो प्रवर्तक है वो कौन है? I.K. डेविस। अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? ब्लूम ने, रॉबर्ट मेगर ने, रॉबर्ट मिलर ने या B.O. स्मिथ ने? तो शिक्षा के उद्देश्यों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? ब्लूम ने किया था। अगला जो सवाल है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर यानी कि छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। शिक्षण, सूक्ष्म यानी छोटा और स्थूल यानी बड़ा, तो छोटे से बड़े की ओर। ये जो शिक्षण विधि है इसकी पालना किस विधि में दिखाई देती है? आगमन में, निगमन में, पर्यवेक्षण में या व्याख्या में? तो ये क्या कह रहा है? छोटे से बड़े की ओर। तो दोस्तों छोटा यानी नियम, जो नियम यानी कोई सूत्र है और फिर उसका उदाहरण जो है बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए अके सवर्ण दीर्घ, कोई सूत्र ले लिया, फिर उसमें विद्यालय ले लिया। तो अके सवर्ण दीर्घ एक छोटी चीज़ है जिसकी हम यदि व्याख्या करेंगे तो उससे विद्यालय रूप स्पष्ट होगा। तो निगमन विधि जो होती है वो सूक्ष्म से स्थूल की ओर होती है। अगला जो प्रश्न है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? प्रयोगशाला में कार्य करते, यदि आप जैसे कोई विद्यार्थी प्रयोगशाला में कार्य कर रहा है तो वो किस विधि का अनुसरण करेगा? निगमन का, प्रदर्शन का, आगमन का या प्रोजेक्ट का? तो वो आगमन विधि का अनुसरण करता है। अगला जो है, भाषा के मुख्य तत्व कौन से होते हैं? ध्वनि। भाषा के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं? ध्वनि, संकेत, चिन्ह या ये सभी? तो भाषा के तो ध्वनि भी होती है, संकेत भी होते हैं, चिन्ह भी होते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि से उत्तम होगी? प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि जो है प्राथमिक कक्षाओं की बात कर रहा है? आगमन विधि, निगमन विधि, समस्या समाधान विधि या व्याख्यान विधि? तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए कौन सी विधि अब उत्तम होगी? आगमन विधि। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या पूछ रहा है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 12, 11, 14 या 8? तो हिंदी भाषा की बात कर रहा है तो कितनी होगी? 11। अगला प्रश्न है, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या उपयुक्त सभी? तो मातृभाषा का जो उद्देश्य होता है वो मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक सभी प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या होती है। मूल व्यंजनों की संख्या 33, 40, 47, 41। तो मूल की बात कर रहा है तो 33 होती है और 3 होते हैं संयुक्ताक्षर। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है अक्षर, वाक्य, शब्द या कोई नहीं? तो भाषा की प्रथम सार्थक इकाई पूछ रहा है तो वो कौन सी होगी? शब्द। अगला जो प्रश्न है, मातृभाषा का अर्थ है परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा या उपयुक्त सभी? तो मातृभाषा का अर्थ है उपयुक्त सभी, यानी कि ये पूरे परिवार की भाषा कहलाती है। गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है वर्णनात्मक गद्य, सृजनात्मक गद्य, भावात्मक गद्य या उपयुक्त सभी? तो गद्य साहित्य का जो अर्थ होता है वो सृजनात्मक गद्य कहलाता है। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है? बात किसकी कर रहा है? माध्यमिक स्तर की,
अर्थबोध, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर या उपयुक्त। यदि उच्च माध्यमिक होती तो व्याख्यान हो जाती, लेकिन ये माध्यमिक स्तर की बात कर रहा है तो कौन सी विधि होगी? प्रश्नोत्तर विधि। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है आगमन, आगमन निगमन, निगमन या इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी है? आगमन और निगमन विधि। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर से कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।